रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है। आज का सेशन स्टार्ट करें। जी दोस्तों, आज के सेशन में इंशाल्लाह हम आज का सेकंड सेशन है तो सेकंड टॉपिक कवर करेंगे जो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। और इंशाल्लाह जो हमारा अगला सेशन है उसमें हम आइरिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इंशाल्लाह एक्चुअल फाइलिंग कर रहे होंगे। तो क्या आप रेडी हो आज के सेशन के लिए? जी बेटा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी। कुछ सेशंस होंगे मैं एडवांस में बता दूंगा, अदर देन दोज जिनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं की जाएगी, सिर्फ लाइव होगा, वो मैं बता दूंगा आपको। मगर अदर और एडवांस में बताया जाएगा आपको कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, मगर मोस्टली 80% सेशंस ऐसे होंगे जिनकी रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक दफ़ा दोबारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, मैं ज़रा अपडेट कर लूँ कि कहाँ तक मैसेजेस हैं। सर नेट का इशू हो रहा है, अच्छा। कोई असाइनमेंट दी क्या? अहमद आसिफ बेटा, आपने 500 दफ़ा ये मैसेज किया है, मुझे तो सिर्फ आपका ही मैसेज दिख रहा है बेटा। फारूक भाई, आपने कहा है कि जी मीटिंग रिकॉर्ड करना चाहते हो बेटा, वैसे ही हम रिकॉर्ड कर देंगे आपके लिए, टेंशन ना लो। स्टार्ट करूं बेटा सेशन? पहले तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि मेरी आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है आपके लिए? आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है आपके लिए? अहमद आसिफ का मैसेज रिपीट हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या एक मैसेज है या ये 100 मैसेज इसने किए हैं इंटेंशनली। अच्छा भाई, काइंडली मुझे बताइएगा आवाज़, स्क्रीन ठीक है आपके पास बेटा? हाँ बेटा, ठीक हो गया। सही है, सही है, सही है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर किसी का एक मैसेज आ रहा है और उसको लग रहा है कि मैंने मैसेज नहीं देखा, तो 2 दफ़ा मैसेज लिखना चाहिए। और अगर आपको नहीं, तो बेटा ये इसको इसको मोबाइल फ़ोन कहते हैं, समझ रहे हो? ये मोबाइल फ़ोन है, ये आज के दौर में ना इससे बात कर सकते हैं आप। इसमें मैसेज भी आता है, अहमद अहमद आसिफ बेटा, इसमें मैसेज आता है, समझ रहे हो? और इसमें ग्रुप भी बने हुए हैं। तो अगर आप 500 दफ़ा मैसेज करोगे ना, तो आपको, मुझे लग रहा है, एडमिन ब्लॉक ना कर दे। ठीक है, कोई स्पैम ना करे मैसेज इनको, ताकि ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहे। ठीक है, चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ बेटा, वो मुझे अभी एडमिन से मैसेज आया है कि इसको हम ब्लॉक करें, स्पैम को। मैंने कहा नहीं, नहीं करो अहमद बेटा, अगर अगली दफ़ा किया बेटा तो मैं भी नहीं कुछ कर सकूंगा। एडमिन इस मामले में सख्त है, मैं उनके रूल्स में भी फॉलो करता हूँ। ठीक है। चलो भाई, आज के सेशन में हमने सबसे पहले तो 2 चीज़ें करनी है। एक तो वेल्थ स्टेटमेंट की फॉर्मेट को स्टडी करना है, और फिर उसकी ऐसी ज़बरदस्त पॉइंट सीखने हैं जो बेटा आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई 10 साल बाद सीखोगे ना, वो आपको पहले सेशन में शुरू में ही आपको सिखाया जा रहा है। ऐसे ऐसे डिटेल, ऐसी ऐसी निटिग्रिटीज जो कि टेक्निकली टेक्निकली आप सीखते 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 आपको ना 10 साल लग जाते, और तब तक आप बहुत सारे टैक्स पेयर्स का सत्यानाश कर चुके होते अपने क्लाइंट का। तो उससे अच्छा है कि आपको ये चीज़ें शुरू में ही सिखा दी जाएं। ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि एक तो मैं सेशन को स्टार्ट करने लगा हूं, और दूसरी चीज एंड पे आके जो मैंने आपको ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन दी थी आज, बल्कि रात को भी दी थी, कि भाई हम आप बच्चों के लिए चाहते हैं कि जो मॉडर्न दौर है उसके ऐसे स्किल सेट्स डेवलप किए जाएं
जिसके जरिए आप अच्छी जॉब्स हासिल कर सको। कंपेटिटिव मार्केट हो चुका है। तो उसके लिए सिर्फ टैक्सेशन का ये कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया, और आप सबका मैंने उस पे जो कमिटेड और इतना बड़ा रिस्पांस देखा, तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि कितनी नीड है इस वक्त इस किस्म के काम की, इस किस्म की चीज़ें सिखाने की। तो फिर मैंने आपके लिए एक और अरेंज कर दी चीज़, और वो क्या है, वो आपके लिए क्विक बुक अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स, एआई की मुख्तलिफ जो स्किल्स हैं, एआई की जो ऐसी नॉलेज है जो कि आपको जॉब्स में इस वक्त ज़रूरत पड़ रही है। तो आपके अब वीकली 2 सेशन हुआ करेंगे। ठीक है, वीकली 2 सेशंस हुआ करेंगे। एक सेशन आपका इसी कोर्स से मुतालिक होगा जो इस वक्त हम कर रहे हैं, और दूसरा सेशन जो होगा वो होगा आपके अकाउंटिंग और एआई से मुतालिक। ठीक है दोस्तों, अकाउंटिंग और एआई के भी आपको सारे के सारे स्किल्स सिखाए जाएंगे। तो 2 सेशंस में जो पहला सेशन होगा आपका, ये कंटिन्यू रहेगा ताकि आपको टैक्स फाइलिंग मुकम्मल तौर पे सिखाई जा सके और आप टैक्स एडवाइजरी का काम अच्छे तरीके से कर सकें। और उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा उसका ताल्लुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, अकाउंटिंग की जॉब्स, एआई की जॉब से होगा। और उसके लिए सर हसन अबसार, जो कि एआई की अल्हम्दुलिल्लाह एक इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं, और लकीली मैं कहूँगा कि वो अल्लाह की तरफ से एक होती है ना कि आप जब खुद अच्छा काम करते हो, नेक नियति करते हो, तो लोग आपके गिर्द आ जाते हैं। तो उनमें से हसन हसन भी शामिल हैं जो कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने वॉलंटियर किया कि सर मैं भी इन बच्चों की खिदमत करने के लिए ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। आप मार्केट में इन कोर्सेज की जाके वर्थ देखेंगे ना, तो जो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, हमने कहा नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जो कमिटमेंट की है इन बच्चों के साथ उसको पूरा करेंगे। तो आपके लिए ये वाला जो सेकंड वर्कशॉप होगा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए है, वो भी, और उसके अलावा जो एआई की वर्कशॉप्स होंगी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ठीक है, डिटेल्स इंशाल्लाह आप ग्रुप में हैं। वही सेम बच्चा जो कि टीएफसी में रजिस्टर्ड है, उसके लिए ये वाले सेशंस जो होंगे फ्री हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी बाद में देखी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इदारे की कॉस्ट होती है। तो हसन मुझसे कह रहे थे, मैंने कहा भाई इदारे की तरफ से भी फ्री है, अगर आप ये जज्बा दिखा रहे हो तो इदारा भी, एसटीडी सॉल्यूशंस भी आपके साथ खड़ा है। तो चले भाई, अल्लाह का नाम लेके आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको वेल्थ स्टेटमेंट की कुछ डिटेल समझाना चाहता हूँ। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं और जो ये आपने दुआएं वगैरह देते हो, बेटा बहुत शुक्रिया, इन दुआओं के लिए ही हम कोशिश कर रहे हैं। आपके प्यार के लिए बहुत मेहरबानी। आपके सारे मैसेजेस जो हैं उसको सलाखों पे, मगर अब थोड़े वक्त के लिए लर्निंग की तरफ आ जाएं, ताकि फिर आप सारे बच्चे जो है वो लर्निंग कर सकें। ठीक है, ये गपशप होती रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, इसमें आगे चल के जैसे आप जाते हो तो एक वर्कशॉप या 2 वर्कशॉप्स आपकी, इवन कंपनी कैसे बनाई जाती है, कंपनी कैसे रजिस्टर की जाती है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। और इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस के हवाले से भी इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा, ताकि आप ये सारा का सारा काम कर सको। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये सारा काम आपको अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर ही कंप्लीट कराया जा सके, क्योंकि अब जो टैक्स सीजन आ रहा है, सबसे पहले आप उससे कमाना शुरू कर सको। ठीक है, तो मैं वक्ती तौर पे अब आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा तो आज का सेशन सिर्फ इतनी बड़ी नंबर है बच्चों की कि उसमें ही खत्म हो जाता है। तो मैं इसके लिए इन्फॉर्म कर चुका हूं कि बेटा इसको मोबाइल फोन कहते हैं, इस मोबाइल फोन पे आप मैसेज कर सकते हो, और सेशन के बाद मैं बैठ जाऊंगा, जिस चीज़ के मैसेजेस आए होंगे मैं आंसर करूंगा। ठीक है, मुझे आज का सेशन को स्टार्ट करना है। चलो बच्चों, सबसे पहले हम अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सेशन में, एक रिटर्न और दूसरी वेल्थ स्टेटमेंट। ये बात कर रहे हैं जब हम इंडिविजुअल
टैक्स पेयर जब इंडिविजुअल होगा, और यही आपको ज्यादातर क्लाइंट्स मिलेंगे शुरू में। मगर उसके बाद जब आप जाते हो कॉर्पोरेट एंटिटीज पे, उसके बाद जब आप जाते हो पार्टनरशिप्स, फर्म्स और एओपीज पे, तो फिर आपको रिटर्न के साथ जो डॉक्यूमेंट बनाना होता है वो क्या है? वो है आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, यानी कि एनुअल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेल्थ स्टेटमेंट, इन अदर वर्ड्स, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी रिप्लेसमेंट है फॉर इंडिविजुअल्स। तो अब चूंकि दोनों के प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, दोनों के प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, इस वजह से अक्सर बच्चे जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आते हैं वो वेल्थ स्टेटमेंट में भंड मार देते हैं, और उनका क्लाइंट आगे चल के फंस जाता है। और जब वो क्लाइंट फंस जाता है ना, तो एक टोपी जो है कराने भी आसान है हमारे एडवाइजर्स की। और वो टैक्स अफसर को दो तीन गालियां दे दो कि जी वो बड़ा करप्ट इंसान है और इसने गलत जो है वो नोटिस दिया है, क्योंकि वो पैसे मांग रहा है, तो वो टैक्स पेयर भी बेचारा सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ जी, मेरा एडवाइजर तो बड़ा नेक नमाजी है, अभी उम्रा करके वापस आया है, ये तो गलती कर नहीं सकता। दोस्त, 50% गलतियां एडवाइजर करता है। दोस्त, 50% मसलों की, जो मेरा अंदाजा है, 50% मसले टैक्स अफसरान, 50% टैक्स एडवाइजर करता है। इसका मतलब जो रजिया है ना, वो दो गुंडों में फंस चुकी है। तो एक गुंडा जो है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे का तो जो हम हैं, हम तो अपने आप को सुधार सकते हैं ना। तो दोस्तों, ऐसी चीजें आपको इल्म होनी चाहिए जो विद इन द लॉ आपके एडवाइजर आपके क्लाइंट को जो जायज बेनिफिट्स हैं दे सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। याद रखिएगा, जो बच्चा ये नॉलेज एक्वायर करके ईमानदारी से जॉब करेगा, वो बंदा नेकी भी कर रहा है। ये नेकी कैसे कर रहा है दोस्त? क्योंकि 1 रुपया भी जो टैक्स का उस बंदे पे नहीं लेविएबल, उसको प्रोटेक्ट करना, ये नेकी नहीं है तो और क्या है? समझिएगा इस बात को, इस्लाम में 1 रुपया भी किसी और का लेना बगैर हलाल तरीके से हराम है। तो टैक्स की मद में भी 1 रुपया लेना उससे हराम है। तो उस बंदे को तो नहीं पता ना कवानीन का, आपको पता है। आप उसका वो 1 रुपया भी बचाओगे ना बेटा, तो नेकी कर रहे हो। हलाल रोजी के अलावा नेकियां भी करोगे अगर आप अपनी ईमानदारी से नौकरी करोगे। ये नौकरी है बेटा, ये खिदमत है। उस तरीके से नौकरी नहीं है बॉस वाली, मगर ये भी खिदमत है बेटा। तो इसीलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी नोट्स बना लीजिएगा। मैं आपको एक एक किस्म के एसेट्स पे वो चीजें बताऊंगा जो मैंने आपको कहा ना, आप खुद 10 सालों में सीखते। तो सबसे पहले हम आते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट है क्या, वेल्थ स्टेटमेंट क्यों जरूरी है, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे, मसले कैसे बनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एक सेक्शन है, जिस सेक्शन का नंबर है 111। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है ना, इसमें एक सेक्शन है 111। 111 एक ऐसा सेक्शन है जो कि एक नोटिस इशू करने की इजाजत देता है टैक्स ऑफिसर को। और उस नोटिस में वो टैक्स ऑफिसर पूछ सकता है दो चीजें। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? दो चीजें सेक्शन 111 में वो पूछ सकता है। नंबर वन, कि कोई भी एसेट अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया, कंसील्ड एसेट है, तो वो उसको कन्फ्रंट कर सकता है कि आपके नाम पे तो गाड़ी है मगर आपने शो क्यों नहीं की, आपके नाम पे ये प्लॉट है मगर शो क्यों नहीं किया, आपके नाम से हमें ये थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से डिटेल मिली है मगर आपने शो क्यों नहीं की। इसको क्या कहेंगे? कंसील्ड एसेट। दूसरा दूसरा कंसील्ड एसेट क्या होता है दोस्तों? सुन लो, कंसील्ड एसेट होता है जब एक टैक्स पेयर कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहा है मगर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं कर रहा। अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अगर वो कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करेगा, तो सेक्शन 111 में मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? क्योंकि टैक्स अफसर ने अगर कहीं से वो इंफॉर्मेशन हासिल कर ली,
एफबीआर के पास अपने जराए होते हैं इंफॉर्मेशन के, और वहां से उसको इंफॉर्मेशन मिल गई। कल अगर आपको कन्फ्रंट कर दिया तो आपको पता है उससे क्या होगा? वो एसेट की वैल्यू आपकी इनकम में चली जाएगी। एसिड की वैल्यू आपकी इनकम में चली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी। और ना सिर्फ वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी, बल्कि जितना टैक्स आपने बचाने की कोशिश की थी उतना ही आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लग जाती है। अब जरा सोचो, अगर आपने कोई, मिसाल देता हूं कि जी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छुपाई, नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि ऐसे सोर्सेज से एक्वायर्ड थी जो टैक्स नहीं हुए थे, ऐसी इनकम से एक्वायर्ड थी जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया। तो आपने कहा मैं डिक्लेयर नहीं करता, कल वो पकड़ी गई तो क्या होगा? उस पे हाईएस्ट तकरीबन रेट बन जाता है 35%, या अदर सोर्स की वजह से वो 45% तक जा सकता है। दोस्तों, मैं एवरेज लेता हूं, सपोज कर लो कि 30% भी अगर टैक्स है, 30 लाख रुपए का अगर टैक्स बन रहा है तो 30 लाख रुपए का ही पेनल्टी का अमाउंट बनता है। तो पहली मैंने क्या बात की कि वेल्थ स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें पहली चीज क्या है, अगर कोई एसेट उसमें नहीं बताया जाएगा तो वो कंसील्ड एसेट माना जाएगा। दूसरा, सुनिएगा मेरी बात। दूसरा 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 यह है दोस्तों कि इसमें आपने अगर कोई एसेट बता भी दिया तो सेक्शन 111 के तहत टैक्स अथॉरिटीज उसका सोर्स पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? सोर्स, कि ये कहां से आया। ये वो चीज है जो इस सेक्शन 111 को खतरनाक बना देता है। तो सेक्शन 111 से अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी क्या है कि आपको वेल्थ स्टेटमेंट अच्छे से बनाना आती हो। वेल्थ स्टेटमेंट को अच्छा बनाना आपकी एक्सपर्टीज में काउंट होगा। कंफर्म कीजिएगा। अब तक जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए क्लियर हो गए? आप इस पे क्लियर हो कि क्यों जरूरी है वेल्थ स्टेटमेंट? मेरी आवाज ठीक है? स्क्रीन इज क्लियर? एवरीथिंग इज ओके ना बेटा? अच्छा बेटा, अब हम आते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट में होता क्या क्या है, क्या चीजें हैं, किस चीज का ख्याल रखना है। आज के सेशन में हम फर्स्ट वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे। आज के सेशन में हम फर्स्ट 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 बनाएंगे। ये जो सेशन है ये फर्स्ट वेल्थ स्टेटमेंट पे है बेटा। इसका मतलब क्या है कि आप जब आगे जाएंगे ऐसे क्लाइंट भी आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर चुके हैं, जिनको पहले कंसल्टेंट ने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर दी थी। आप वहां से आगे लेके चलोगे। ये हमारा सब्जेक्ट होगा आगे के सेशंस का, क्योंकि इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको वन बाय वन करके सिखाया जाए ताकि आप इंडिपेंडेंट काम कर सको बगैर किसी का छोटू बने हुए। तो आज के सेशन में हम वो चीजें देखेंगे जिनमें जरूरी है कि पहली स्टेटमेंट, इसका मतलब वो बंदा कभी भी फाइलर नहीं था, उसकी कोई वेल्थ स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस वक्त किन चीजों का ख्याल रखना है वो आज आप सीखोगे। कंसील्ड वर्ड का मतलब होता है जो आपकी छुपाई हुई हो, ठीक है, जो आपने ना बताई हो। वेल्थ स्टेटमेंट में दोस्तों जो चीजें बताई जाती हैं सुनिएगा। सबसे पहले वेल्थ स्टेटमेंट में आता है आपके एसेट्स। आपके एसेट्स, ना सिर्फ एक टैक्स पेयर के खुद के एसेट। इसका सेक्शन लिख लो वेल्थ स्टेटमेंट का। इसका सेक्शन है 116 116 सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसमें बताया गया है वेल्थ स्टेटमेंट में क्या होता है। उसमें क्या बताया गया? आप टैक्स पेयर के पर्सनल एसेट्स जो खुद के हैं उसको भी शामिल करोगे, मगर ना सिर्फ पर्सनल एसेट्स के, बल्कि जो फैमिली मेंबर्स उस पर डिपेंडेंट हैं उनके एसेट्स भी बताने होते हैं।
अब फैमिली मेंबर कौन से डिपेंडेंट्स होते हैं उस पे? नंबर वन, स्पाउस। नंबर टू, माइनर चिल्ड्रेन। एंड नंबर थ्री, अदर डिपेंडेंट्स। इसका मतलब है कि अगर उसकी फैमिली में कोई एक बंदा भी वो खुद नहीं कमाता, इस पे डिपेंडेंट है, तो उसके एसेट्स भी इसकी वेल्थ में बताने होते हैं, क्योंकि वो भी इसके पैसे से बने होते हैं। तो वेल्थ स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुख्तलिफ है, तभी अकाउंटेंट गलतियां करता है। वो सिर्फ एक एंटिटी की स्टेटमेंट होती है, यहां पे पूरा ग्रुप आ जाता है। और अगर नहीं है उस उन पे एसेट्स, उसके डिपेंडेंट्स के पास एसेट्स नहीं है, तो फिर इसको ग्रो करेंगे। मगर अगर उसके स्पाउस, अगर उसके जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो भी खुद इनकम स्टेटमेंट की तरह रिटर्न फाइल करते हैं, बैलेंस शीट की तरह वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं, तो फिर इसके साथ कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। ये पहला नुक्ता है जिस पे अकाउंटेंट गलती करता है। तो नोट कर लिया आपने कि जो बीवी अगर डिपेंडेंट है तो उसके एसेट्स भी बताने होते हैं। ओके हो गई बात? दूसरा पॉइंट ये है कि ना सिर्फ एसेट्स बल्कि इन्हीं लोगों की लायबिलिटीज भी बतानी होती है। और फिर एसेट्स और लायबिलिटीज माइनस करके लायबिलिटीज नेट वर्थ जब आती हैं, तो पिछले साल से रिकंसाइल भी करते हैं। मगर आज हम वेल्थ रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं पहला वेल्थ स्टेटमेंट बनाने का तरीका। जब आपका एक वेल्थ स्टेटमेंट बन गई और अगले साल फिर दूसरी आएगी, तो ये रिकंसिलिएशन की बात आएगी, तो वो उस वक्त हम कवर करेंगे। आज के सेशन में आए, वन बाय वन करके एसेट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आपका टैक्स पेयर जिसने कहा कि जी मेरी इनकम स्टेटमेंट, मेरा रिटर्न फाइल करें, आपने उसका रिटर्न बनाया। पिछले सेशन में आपने देखा था, हमने रिटर्न बनाना सीखा था। किस तरह हमने उसकी वेल्थ उठाई, बैंक स्टेटमेंट उठाई, और उस बैंक स्टेटमेंट से, याद है ये बैंक स्टेटमेंट मैंने डिस्कस किया था, उस बैंक स्टेटमेंट से हमने क्या किया कि उसकी इनकम उठाई और उस पे हमने टैक्स कैलकुलेट करके एक्सेल पे वर्किंग करके और देख लिया था कि उसका कितना टैक्स बना था। वो अपनी जगह पे रिटर्न बन चुका है, मगर वो रिटर्न अधूरा था, क्योंकि उसके साथ जाना है वेल्थ स्टेटमेंट। ये उसके साथ जाएगा। अब तो रिटर्न का हिस्सा बन चुका है ये वेल्थ स्टेटमेंट, रिटर्न का हिस्सा बन चुका है वेल्थ स्टेटमेंट। अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे, अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे, तो आपका रिटर्न ही फाइल नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब रिटर्न बगैर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल ही नहीं होता। अब वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या चीज आएगी? जो आपने करंट ईयर की इनकम कमाई थी, वो जो आपकी एक्सपेंस के बाद बच गई, जो आपके पास पैसे पड़े हुए हैं जिस पे आपने टैक्सेस पे कर दिया, जब आपके पास जो पैसे रह गए, ये क्या है? ये आपकी वेल्थ है। सपोज कर लो, आपने कमाया था कितने, 24 लाख रुपए। अब 24 लाख रुपए में से आपकी एक तरीके से सेविंग हो चुकी है कितनी, 10 लाख रुपए। वो आपकी वेल्थ है। मगर वो पेश कैसे करते हैं? ये पेश करने का तरीका ही तो वेल्थ स्टेटमेंट है ना। जब आप आयरिस पे जाओगे दोस्तों और रिटर्न फाइल करना शुरू करोगे, तो उस रिटर्न के अंदर आप देखोगे कि इनकम की डिटेल्स जहां पे खत्म होती हैं, फिर एसेट्स की डिटेल आना शुरू हो जाती है। समझ जाओ कि ये वेल्थ स्टेटमेंट है। हम जो तीसरा सेशन रखेंगे, उस तीसरे सेशन में यही चीजें कवर करेंगे। ऑनलाइन आयरिस खोल के मुझे दोस्तों बताइएगा, मेरी आवाज तो ठीक है? अच्छा, अब आते हैं एसेट्स की तरफ। मैं आपको जो फर्स्ट टैक्स पेयर है जिसका जिक्र हमने किया था पिछले सेशन में, उस बंदे की अब तक उस बंदे की अब तक जो इनकम थी, उस पे कभी भी उसने टैक्स नहीं भरा। आपके पास पहला बंदा आता है, कहता है जी मेरा रिटर्न फाइल करें। आप अब सुनिएगा, पहले आपने उससे जो बात की थी, सिर्फ आपने दो स्टेटमेंट्स मांगी थी उससे। कौन सी?
एक एम्प्लॉयर से कहा था कि सर्टिफिकेट ले दो, ताकि मैं चेक कर सकूं कि तुम्हारी इनकम कितनी है, उस पे कितना टैक्स सोर्स कट चुका है। फिर आपने कहा बैंक स्टेटमेंट, ताकि उसमें से आपको टोटल बैलेंस पता चल जाए, कि बैलेंस जो होता है ना, वो आपकी जो कैश इन बैंक होगा, वो कैश इन बैंक जो होगा वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में अपीयर होता है। मगर जब आप वेल्थ वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने आओगे, तो अब आप उससे बात करोगे, उससे एक सेंसिटाइज करोगे, उसको समझाओगे, उसे कहोगे दोस्त, जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट अब बनाने लगा हूं, उम्र भर काम आएगी तुझे, उम्र भर दुआएं दोगे मुझे, तो इसीलिए सुन लो, इसीलिए सुन लो। उस क्लाइंट को आप कहोगे कि दोस्त, जितने भी तुम्हारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, मेहरबानी करके मुझे शेयर कर दो, ताकि मैं उस पे देख सकूं कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनती है। दोस्तों, बात समझने की क्या है, क्योंकि वो इस साल यानी टैक्स ईयर 26 में टैक्स पेयर बनने जा रहा है, मगर कमा तो 26 से पहले भी रहा था ना, 25 में भी उसकी इनकम है, 24 में भी इनकम है। दोस्तों ये समझना, क्योंकि अगर आप उसके लिए ऐसा नहीं करोगे, तो आप फिर ज्यादती कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ, क्योंकि उसकी पिछले सालों की BTL, क्या, BTL इनकम को बताना उसके हक में है। नाउ व्हाट इज BTL? बिलो टैक्सेबल लिमिट। दोस्तों क्या, बिलो टैक्सेबल लिमिट, इसका मतलब है कि 6 लाख रुपए तक की इनकम पे सालाना टैक्स है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दोस्तों क्या करता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि आपको अगर साल की इनकम कितनी है, साल की इनकम 6 लाख रुपए है, तो टैक्स है उस पे। 6 लाख रुपए है तो उस पे टैक्स है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल में ये रेट्स गिवन होते हैं। तो ये रेट्स अब आपके सामने, जब ऑर्डिनेंस खोलोगे, हमने पिछले सेशन में भी जब टैक्स निकाला था तो रेट सामने रखे थे, उस रेट में देखोगे लिखा है 6 लाख से ऊपर इनकम पे टैक्स है। तो दोस्तों, जो पिछले सालों की उसकी इनकम थी, उसकी इनकम थी, बताओ, BTL तो थी, मगर उस पर टैक्स है कि नहीं है? नहीं है। BTL का मतलब बिलो टैक्सेबल लिमिट है, मगर दोस्त उसकी वेल्थ है कि नहीं है? तो आप सुनो, अगर उससे पूछोगे कि दोस्त कितने साल से कमा रहे हो, उसने कहा यार 6 साल से कमा रहा था, मगर मेरी इनकम इतनी नहीं है कि टैक्स दूं। अब मैं मिसाल देता हूं आपको। सपोज करते हैं कि उसकी इनकम पिछले 5 साल से, 6 साल से, मिसाल देता हूं, अगर कोई 4 लाख रुपए हो, तो टैक्स तो नहीं था। अब जरा कैलकुलेट करो कि 4 लाख रुपए अगर इंटू मैं करता हूं 6, तो दोस्तों 24 लाख रुपए की उसकी वेल्थ क्यों जाया कर रहे हो ना बता के? भाई ये दोस्त, उसकी 24 लाख रुपए किसी न किसी फॉर्म में तो होंगे ना। तो अगर वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है ना, तो सुन लो, पहली वेल्थ स्टेटमेंट बनाते वक्त मेहनत क्या करनी है, उसको सुन ले मेरी बात, ये लिख लो, लिख लो, मैं बोल रहा हूं आप सबको, कि सबसे पहले एसेट्स का सोर्स क्या है उसका, जहां से उसने एसेट्स बनाए। आप याद रखना, अब ये वाली जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और उसके बाद फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। क्या डिस्कशन है दोस्त, के अगर उसके पास BTL से बनाए गए एसेट्स हैं, Triple 1 में जब सवाल किया जाएगा ना, ये एसेट कहां से आया, आपके पास जस्टिफिकेशन मौजूद होगी, कहां से आया, बताओ कहां से आया, क्या जस्टिफिकेशन दोगे? कहोगे सर, ये जो एसेट आपने पूछा कहां से आया, ये मेरी उस इनकम से आया जिस पे टैक्स ही नहीं था। तो क्योंकि Triple 1 में वो क्यों पूछते हैं कहां से आया, ताकि चेक कर सकें कि अनटैक्स, छुपाई हुई, इवेड की हुई इनकम से तो नहीं ये काम कर रहा। ये बात किस किस को समझ आ गई? तो पिछले 5 साल, 6 साल, 10 साल, जितने भी सालों की BTL इनकम है, उसको क्या करोगे, लाजमन बताओगे, मगर वो इनकम की फॉर्म में तो नहीं होगी दोस्तों। वो किस फॉर्म में होगी? वो किस फॉर्म में होगी? वो किसी एसेट की फॉर्म में होगी।
तो जब वो एसेट की फॉर्म में है तो आप उसको जरूर बताओगे। एसेट की फॉर्म में होगी तो बताओगे। अब मुझे एक दोस्त बात बताओ कि आपका वो एसेट है, चाहे वो 5 लाख रुपए का है, चाहे वो 8 लाख रुपए का है, मगर वो अक्वायर किया गया मुख्तलिफ सालों की बीटीएल इनकम से, और कल जाके सवाल उठता है उस पे, तो बताएं कि वो बंदा सेफ है या रिस्क में है। आपका क्लाइंट सेफ है या रिस्क में है? आपका क्लाइंट सेफ है। क्यों सेफ है? कोई रिस्क नहीं है उसको, क्योंकि आप उसको बता चुके हो कि भाई ये एसेट कहां से हासिल किया गया। इसका मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि ऑल एसेट्स, रुकिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। लास्ट सेशन आपने देखा था कितना फायदा हुआ, अब देखिएगा कितना फायदा हो रहा है। एसेट्स कहां से हासिल किया गया होगा? बीटीएल से, बीटीएल बिलो टैक्सेबल लिमिट इनकम से हासिल किया गया होगा। इस पे सवाल उठेगा ना, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। ओके होगी बात? ये एसेट जरूर बताने। दूसरा, वो एसेट्स जो कि आपको इनहेरिटेंस में मिले, क्योंकि इनहेरिटेंस में मिलने वाले एसेट्स, अगर आपके क्लाइंट को इनहेरिटेंस में कोई एसेट मिला है, तो इनहेरिटेंस में मिलने वाले एसेट्स पे टैक्स नहीं है। आपके पास 5 करोड़ 10 करोड़ का कोई अगर प्रॉपर्टी है, कोई टेंशन नहीं लो। अगर वो इनहेरिटेंस में आया है, बेशक आपकी इनकम कम होगी, कल वो नोटिस जरूर देगा, 111 का पूछेगा, आपकी इनकम तो है ही नहीं, कमेंशरेट है ही नहीं, इनकम आपकी कम है, प्रॉपर्टी आपकी ज्यादा है, बताओ प्रॉपर्टी कहां से आई, क्या बोलोगे? ये देखें जी हमारा डॉक्यूमेंट, ये मुझे अब्बा से, ये मुझे दादा से, ये मुझे अम्मी से, ये मुझे नानी दादी से क्या मिली है इनहेरिटेंस, वो चुप करके बैठ जाएगा। दोस्तों इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, मगर उसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, और वो क्या? गिफ्ट। मगर दोस्तों सुनना, अब गिफ्ट की टैक्सेशन, गिफ्ट एक बहुत बहुत केयरफुल रहना होता है। आपको गिफ्ट में चीजें मिलती हैं बेटा, इसमें खास तौर पे वो जो शादी के वक्त चीजें मिलती हैं ना, वो लोग लिखवा देते हैं, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, मगर उसमें एक एहतियात होती है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गिफ्ट के बारे में भी सुन लो, गिफ्ट पे भी टैक्स लग सकता है। वो दौर पहले था कि जब गिफ्ट पे टैक्स ही नहीं था। आज के दिन अगर आप कहोगे, तो बेटा मैं कहूंगा गिफ्ट पे भी टैक्स मौजूद है, गिफ्ट पे भी टैक्स लग सकता है दोस्त। इसीलिए जरूरी क्या है, आपको यह समझना कि गिफ्ट कौन सा है जो कि पेश किया जा सकता है और कौन सा है जो पेश नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहां तक पॉइंट समझ आया है? इस वक्त आप गिफ्ट की टैक्सेशन सीख रहे हो, गिफ्ट की टैक्सेशन सीख रहे हो। इस वक्त आप सीख रहे हो कि कौन सी चीजें हम गिफ्ट की डिक्लेयर करेंगे, कहां पे हम डिक्लेयर करेंगे, अपने वेल्थ स्टेटमेंट में जो पहली दफा होगी, क्योंकि पहली दफा जो वेल्थ स्टेटमेंट है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको केयरफुल नहीं बनाओगे तो कल उसको रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है दोस्तों? पहली चीज ये है कि गिफ्ट में, तवज्जो से सुनिएगा, गिफ्ट में क्या जरूरी है। देखिए सबसे पहले ये देखना होता है कि गिफ्ट देने वाला रिलेटिव है कि नहीं है। अब रिलेटिव की भी डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं प्रोफेशनली, आराम से आपको चीजें समझ आ जाएंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। गिफ्ट में रिलेटिव का क्या मतलब होता है? दोस्तों गिफ्ट में रिलेटिव का मतलब होता है, बेटा सवाल रिपीट कोई भी ना करे, बेटा मैं देख रहा हूं आपके सवाल आज, ठीक है? अगर आप सारे सवाल रिपीट करोगे ना, तो आपके ये जैसे मुदस्सर ने अभी 3 दफा इनहेरिटेंस लिखा है, बेटा मैं देख रहा हूं, मगर मैं टॉपिक कवर करूंगा, इसीलिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। और आप लोग कहोगे ना बेटा ये आपके लिए सेशन से, तो मैं आपके 1 घंटा और दे दूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए, परेशान ना हो, मगर मुझे थोड़ा सा बेटा कंटेंट कवर करने दो। सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं आए यहाँ पे, मुझे उन बच्चों को सिखाना है जो सीरियसली इसमें कुछ कमाना चाहते हैं बेटा, तो मुझे कंटेंट देने दो मेरा बेटा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आपके एक एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भाई मौजूद है बेटा, आपका भाई मौजूद है, टेंशन नहीं लेना बेटा, एक एक सवाल मैं आंसर करूंगा, आप बोलो मैं आपके साथ हूं, 1 घंटा और एक्सटेंड कर दूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए, मगर मुझे थोड़ा बेटा कवर करने दो। दोस्तों ये जो आपका रिलेटिव है ना, इसकी डेफिनेशन समझ लें, लिख रहे हो साथ में?
नोटिंग कर रहे हो, ये उम्र भर नोटिंग काम आएगी बेटा। रिलेटिव किसको कहते हैं भाई? देखो, रिलेटिव की स्टार्टिंग पॉइंट है दादा, ग्रैंडफादर। रिलेटिव का फैसला हम कैसे करते हैं? हम उस स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं अपने दादा से या नाना से, दोनों तरफ से काउंट होता है। अगर आपके ग्रैंडफादर के असेंडेंट्स, यानी आपका ग्रेट ग्रैंडफादर ऊपर की तरफ अगर हयात हो, वो आपके रिलेटिव हैं। और डाउनवर्ड्स आपके दादा के सारे डिसेंडेंट्स आपके रिलेटिव हैं। बस उसूल सुन लो, ग्रैंडफादर के सारे डिसेंडेंट्स आपके रिलेटिव हैं। इसका क्या मतलब है? तो ग्रैंडफादर के जो बच्चे थे उसमें एक आपका बाप, वो तो रिलेटिव है, और दूसरे अंकल्स, वो भी रिलेटिव हैं। अंकल के बच्चे यानी कजन्स भी रिलेटिव हैं। बात समझ आई? यानी आपके ग्रैंडफादर से नीचे की तरफ जितने भी ब्लड लाइन होगा सब रिलेटिव हैं आपके। तो अंकल्स भी आ गए। इसी तरीके से आप मदर की तरफ से भी जाएंगे तो मदर की तरफ से अंकल और आंटियां भी कवर हो जाएंगी, उनके बच्चे भी कवर होंगे। तो मैटरनल और पैटर्नल ग्रैंडफादर वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और फिर स्पाउस भी, और स्पाउस की भी फैमिली ट्री इसी तरीके से। और एडॉप्टेड चाइल्ड भी, लीगली एडॉप्टेड, वो नहीं कि मुंह बोला बेटा, लीगली अडॉप्टेड। तो अगर वो रिलेटिव है कि नहीं है, सुनिएगा, अगर वो रिलेटिव है, इससे मिलने वाले गिफ्ट को एक और कंडीशन से गुजारा जाएगा। और वो कंडीशन क्या है? कि क्या उसने गिफ्ट मनी में दिया या प्रॉपर्टी की फॉर्म में दिया। अगर वो एसेट मनी में है, सुन लो, लाजिम है उसका बैंकिंग चैनल से मिलना। और अगर तो वो बैंक के जरिए, यानी बैंक टू बैंक, क्रॉस्ड क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ होना चाहिए। क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, बैंक टू बैंक। अगर वो है, सुन लो, इस पे कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स नहीं हो सकता, नो टैक्स। ऐसा एसेट अगर आपने दिखाया, टोटली सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। और अगर वो बैंक से नहीं है, सुन लो, कैश में लिया गया, पैसा कैश में लिया गया, अगर वो आपका गिफ्ट देने वाला रिलेटिव भी है ना, तो सुन लो, वो मारा जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। क्योंकि इसके लिए एक सेक्शन है 39, और उसमें ये लिखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाता है। 39 के सबसेक्शन 3 में लिखा है कि बैंकिंग चैनल से होना चाहिए था। तो आपने क्या पूछना है उससे? वो कहता है जी मैंने गिफ्ट से लिया, तो आप चुप नहीं करोगे, क्या पूछोगे कि दोस्त ये गिफ्ट किसने दिया था? और गिफ्ट अगर पैसा तो नहीं था, अच्छा पैसा था तो देने वाले ने कैसे दिया? अक्सर तुम देखोगे कि वो कैश में होता है, यानी रिस्की बन जाता है, इधर हो जाता है। तो तुम बोलोगे ना उसको कि नहीं ये मैं नहीं दिखा सकता, दिखाऊंगा तो तुम मारे जाओगे। अब बात समझ रहे हो मेरी? उसको तो नहीं पता ना, पता तो आपको होना चाहिए। और एसेट के लिए तो ऑब्वियसली कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, किस चीज की बैंकिंग चैनल की हो भी नहीं सकती। बस ये देखना होता है कि देने वाला कौन है कौन नहीं है। उसके बाद दोस्तों, रिलेटिव अगर नहीं है तो सुन लो, चाहे वो बैंकिंग चैनल से ही क्यों ना हो, रिलेटिव ना होने की सूरत में वो अदर सोर्स में टैक्स हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव अगर नहीं है ना, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल बन चुका है। तो आप अब मुझे बताओ, जो लोग कहते हैं ना शादी में मुझे ये मिला, ये सलामी, ये वो, लिखोगे उसकी शादी वाली चीजें? उसे पूछोगे नहीं कि अच्छा यार एक बात तो सुन, शादी में तो दोस्त अहबाब भी होते हैं। वो तो भाई तुम जो लिखवा रहे हो, ये तो तुम बोल रहे हो ये तो दोस्तों की तरफ से तुम्हें इतने पैसे मिले ना, अब भाई वो तुम्हारा रिलेटिव थोड़ी है। तो इस केस में क्या होगा? अगर रिलेटिव नहीं है तो टैक्स लग जाएगा। बात समझ आई आपको? ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब रिलेटिव का, जो रिलेटिव है ना जो पैसे दे रहा है, उसके लिए एक फर्दर रिक्वायरमेंट होती है बैंकिंग चैनल के अलावा, कि वो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो, एनटीएन होल्डर हो।
मगर इसमें हाई कोर्ट्स की थोड़ी लीनियंट जजमेंट्स हैं कि अगर वो नहीं भी है तो भी इस बंदे पे कोई नुकसान नहीं आता। मगर ये बहुत बात की डिस्कशन है, आज की नहीं। ये किसी का सवाल था तो मैंने इस पर रिमार्क दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। तो जो एसेट्स हैं, देखिए एसेट्स जो आपके पास हैं, अब मैं आता हूं मिले के से। ये इन अदर वर्ड्स, ये मैंने आपको एसेट के वेरियस सोर्सेज बताए हैं, जो सेफ सोर्सेज हैं। जो क्या है, सेफ सोर्सेज है, ये सोर्सेज बताएं, फॉर्म नहीं बताएं। अभी मैं फॉर्म की तरफ जाऊंगा एसेट्स की, कि कहां से आया, बीटीएल इनकम से आया, इनहेरिटेंस से आया, गिफ्ट से आया। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमने देखी और किस तरीके से हमने इसको कवर किया। ओके हो गई, ये आपका पहला स्टेज कवर हुआ है आज का। दूसरे स्टेज की तरफ जा रहा हूं। आज के टोटल 3 स्टेजेस हैं जो मैंने समझाने। दूसरी स्टेज पे आए, कुछ पर्टिकुलर एसेट्स डिस्कस करने हमने, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर एसेट्स कि यार ये लिखना है कि नहीं लिखना, ये लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों। ये दोस्तों को हमें पता ही नहीं होता भाई। ये पर्टिकुलर एसेट्स का मतलब क्या है, स्पेसिफिक एसेट्स की बात कर रहा हूं। आए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों ज्वेलरी। ठीक है, सुनिएगा ज्वेलरी के बारे में। अक्सर लोग क्या कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कैश इन हैंड की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती बेटा। मगर कैश इन हैंड नॉर्मली रखना कितना चाहिए, आम लोग घरों में कितना रखते हैं, थोड़ा सा उसमें कॉमन सेंस लॉजिकल चीज होनी चाहिए। ज्वेलरी के बारे में सुन लो दोस्तों। अब अक्सर कहते हैं जी मुझे ये ज्वेलरी मिली, अच्छा जी ज्वेलरी मिली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी आपने ज्वेलरी का क्या किया, अच्छा जी ज्वेलरी हमने बेच दी और उससे। अब मैं मिसाल देता हूं, अक्सर इसकी जरूरत कब पेश आती है। अच्छा जी आपको बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, कोई मखसूस बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। क्यों जी, क्यों मेंटेन करना है जी, आप क्योंकि बाहर जा रहे हो। सुना है आपने ऐसे केसेस, बंदा बाहर जा रहा है उसका मखसूस बैंक बैलेंस चाहिए। ओके, यहाँ आके क्या कहते हैं, कहते हैं जी चूंकि हमारे पास पहले ही एसेट्स थे तो हम ये दिखा देंगे कि हमने ये ज्वेलरी बेची और उससे पैसे आए, ऐसे कहते हैं ना। और उससे जो है वो, चूंकि मैं फॉरेन में जा रहा हूं तो मेरी ही। अच्छा देखो दोस्तों, एक बात याद रखना, ये ना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, फंस जाएगा बंदा। चलो कोई बात नहीं, आपके पास ज्वेलरी है। सबसे पहले तो फर्स्ट सवाल क्या आता है, क्या वो ज्वेलरी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड है कि नहीं है, डिक्लेयर्ड है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो नहीं है। अच्छा अगर वो डिक्लेयर्ड है, ओके, नहीं है, नहीं है तो बताओ क्या, कौन सा सेक्शन आ गया, 111। आ गया 111, सवाल पूछेंगे ना। क्यों पूछेंगे, क्योंकि जब आप टैक्स वालों से भी तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने जाओगे ना, तो पूछते हैं अच्छा जी इस जर्मनी जाने के लिए, अच्छा जी ये स्विट्जरलैंड जाने के लिए, अच्छा जी यूएस और यूके जाने के लिए, दुबई जाने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है, आपके पास पैसे कहाँ से हैं। क्लियरेंस देते वक्त नहीं पूछेंगे क्या, वो सर देखे मेरे पास ज्वेलरी थी, अच्छा ज्वेलरी तो आपकी हेल्थ की डिक्लेयर्ड ही नहीं है वेल्थ में भाई। तो पहले 111 की क्लियर करवाओ, फिर मुझसे आओ क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो आपने क्या किया, मरवा दिया उसको। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, चलो डिक्लेयर्ड है, सुनना इस पे भी एक पॉइंट है। डिक्लेयर्ड था, इस पे भी क्या दिखा रहे हो, ज्वेलरी का क्या दिखा रहे हो, डिस्पोजल दिखा रहे हो ना। डिस्पोजल दिखा के पैसे डाल रहे हो ना उसमें। तो मेरी जान सुन लो, ज्वेलरी कैपिटल गेन है। क्या है, कैपिटल गेन, इसके डिस्पोजल पे जो अब आप क्या करोगे, ज्वेलरी दिखा के डिस्पोजल दिखा के गेन पे टैक्स नहीं दोगे तो फिर पता चलेगा कि आपने तो उसको फंसा दिया। क्यों फंसा दिया, कि भाई इस पे तो टैक्स है। अगर वो गेन है तो टैक्स भी तो दो, रिटर्न में भी तो डिक्लेयर करो इस गेन को। आई बात समझ। तो ज्वेलरी को एम ही नहीं दिखा देते। ज्वेलरी इज अ रेड फ्लैग, ज्वेलरी इज अ रेड फ्लैग, ठीक है। अब एक बात सुने, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी टैक्स प्लानिंग एक्सपर्ट लेवल पे अब पॉइंट आ रहा है। एक्सपर्ट लेवल पे दोस्तों, मेरी आवाज ठीक है। ओके शाबाश। तो एक्सपर्ट लेवल की एक बात आ रही है, सुनिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी हो और हेल्ड फॉर पर्सनल यूज हो, सुनिएगा इस बात को थोड़ी तवज्जो से।
अच्छा बेटा, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज हो, क्या लिखा है? मूवेबल प्रॉपर्टी। और फिर क्या है इसमें? वर्ड है हेल्ड। हेल्ड का मतलब यूज नहीं है, आपके पास उसका होना काफी है। किस लिए आपके पास है? वो पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। मगर इसमें इसमें अब आपकी कुछ एसेट्स की लिस्ट आ रही है, और वो लिस्ट मैं आपको शो करना चाहता हूं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। इसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 38, सब सेक्शन 5। पहले इसको लिख लो, नंबर लिख लो। जी बेटा, बस ये पॉइंट के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगा नमाज के लिए, मगरिब की नमाज का ब्रेक करेंगे। सिर्फ 5 मिनट के, मुझे 2 मिनट दे दें, मैं सिर्फ इसको कवर कर लूँ। उसके बाद तीसरी स्टेज जो होगी ना, नमाज पढ़ के करेंगे। ठीक है, अभी सेकंड स्टेज कंप्लीट करने दो। तो दोस्तों, एक सेक्शन है, कौन सा? 38। और उसका सबसेक्शन कौन सा है? 5। उस सबसेक्शन 5 में, 38 के सबसेक्शन 5 में एक लिस्ट गिवन है उन एसेट्स की जो कैपिटल एसेट्स हैं, जिनको डिक्लेयर किया गया है कैपिटल एसेट्स। यानी इसका मतलब है कि वो बाय नेम कैपिटल एसेट्स हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज हो कि ना हो। ऑनलाइन बेटा आपके पास आवाज है? हफ्सा बेटा, बाकी सबके पास आवाज ओके है? अगर हफ्सा आपको आवाज आ रही है मेरी कुछ भी तो सुन लो बेटा, बाकियों के पास आवाज ठीक है, आप प्लीज रिकनेक्ट करो। जी बेटा, 38 विद इन ब्रैकेट 5, 38 विद इन ब्रैकेट 5, ये एक सेक्शन है। ओके हो गई बात? इसके अंदर, इसके अंदर कुछ एसेट्स है, इसकी पिक्चर बना लें आप लोग। इसको आप अपने पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस में लिख लें कि जब भी कोई इस किस्म का केस आएगा तो आप इस लिस्ट को जरूर देखोगे। ये याद नहीं करनी होती प्रोफेशनली भी, जरूरत पड़ने पे बस देखा जाता है इसको। ठीक है। मगर आप बार बार देखते हो तो आपकी उसमें फिर मेमोरी में आ जाती हैं चीजें। ये वो एसेट्स हैं बेटा जिनको बाय नेम, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज हो, बाय नेम इनको बनाया गया है कैपिटल एसेट। इसका मतलब है इन एसेट्स के डिस्पोजल पे भी गेन आता है और टैक्स देना पड़ता है। तो इन एसेट्स की लिस्ट देख लें। ये 38 आ गया, और ये सबसेक्शन 5 आ गया। बेटा ये एक लिस्ट है, इसकी पिक्चर ले लो। ये 35 वाली, ये लिस्ट। इन एसेट्स को, इन एसेट्स को सोच समझ के आपने लिखना है। बेटा क्या है? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, वर्क ऑफ आर्ट, आगे ज्वेलरी, रेयर बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो, पोस्टेज स्टैंप, फर्स्ट डे कवर, कॉइन, मेडेलियन, एंटीक। अब इसमें देखें, ये सारे वो एसेट्स हैं, खासतौर पे ज्वेलरी नजर आ गया ना, ये बाय नेम कैपिटल एसेट है बेटा। ये मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। ये क्या है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज है, मगर फिर भी इनके डिस्पोजल पे गेन आता है। अब सुन लो, इनके अलावा बाकी जो भी, लब सुनना, मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी हैं और हेल्ड फॉर पर्सनल यूज हैं, उनके बिकने पे टैक्स नहीं है। कितना बड़ा पॉइंट है ये। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसकी जाती गाड़ी, बाइक, घर के बर्तन सामान, उसकी आम रोजमर्रा वॉच, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें अगर उसके पास हैं, लिख लो, लिख लो। क्यों लिखो? जरूर लिखो, क्योंकि ये कल जब बिकेंगी ना और उससे वो नया एसेट बनाएगा, दुआएं देगा तुम लोगों को कि यार वो नया एसेट में, वरना कैसे इसको शो करता। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब ये है
कि ये जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है ना, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, इस पे कोई सवाल नहीं हो सकता कि जी इसका इसके सवाल आएगा, आया कहां से। मगर इसके डिस्पोजल पे आपने देखा कि जो बाकी सारे एसेट्स हैं, इनका डिस्पोजल दिखाओगे तो उसके डिस्पोजल पे आने वाले गेन पे टैक्स नहीं है, इसके गेन पे टैक्स नहीं है। तो कल जब उसको जरूरत पड़ेगी कोई एसेट लेने की, सुन लो, कहां से वो एसेट लेगा। आपको एक बात बताऊं, ज्यादातर लोग नॉन फाइलर क्यों रहना चाहते हैं, ज्यादातर लोग फाइलर क्यों नहीं रह सकते, वो कहते हैं जी हम फंस जाएंगे। ओ भाई कैसे फंसोगे, देखिए अब तो हम मर्जी से जो चाहे खरीदो फरोख्त कर लेते हैं। कल हम अगर दे देंगे वेल्थ स्टेटमेंट तो हमें तो उसके अंदर रह के काम करना पड़ेगा। ओ भाई अगर सही से बनाया जाए ना वेल्थ स्टेटमेंट को, तो उसके अंदर भी बड़ा मार्जिन होगा उसको काम करने के लिए। क्यों, अगर उसके पास पुराने एसेट्स पड़े थे, आपने डिक्लेयर किए, कल वो उसका डिस्पोजल करके और उससे गेन से अगर वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, तो आहिस्ता 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 उसकी वेल्थ स्टेटमेंट क्या बन जाती है, हेल्दी बन जाती है। उसमें इतनी जान आ जाती है कि वो आराम से कोई भी एसेट सेल परचेज कर सकता है, दिखा सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई है, कितना बड़ा पॉइंट है ये, कि ऐसी चीजें दिखाओ जो कि मूवेबल प्रॉपर्टीज हों, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज हों, और सोर्स उसका वही होगा जो पहले हमने हासिल किया था। क्या ये वो बातें नहीं है जो 10 साल में लोग सीखते हैं, क्या ये बातें नहीं है कि 10 साल में अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं यार, ऐसी ऐसी चीजें लिख देंगे कल फंस जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर उसके पास इवन घर में कोई झाड़ू पड़ी है ना, उसकी भी वैल्यू लिखो भाई, लिखो, ताकि कल उसको काम आएगी डिस्पोजल पे, वो किसी और एसेट के लिए वो शो कर देगा। ओके हो गई बात, ओके हो गई बात। अच्छा, अब इसके अलावा जो जैसे चीजें जो डिक्लेयर की जाती हैं, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बंदे के पास अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनकम है, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है दोस्त, उससे जरूर आपको पता होना चाहिए इनकम्स के बारे में, कि क्या वो एग्जेम्प्ट सोर्स से तो नहीं है। तो भाई धड़ल्ले से उसको शो करना होता है कि अगर कोई चीज उसके पास कहाँ से आई, एग्रीकल्चरल इनकम से आई। ठीक है, मगर गौर से सुनना, एग्रीकल्चर पे भी एक एक केच है, एग्रीकल्चर पे भी कुछ केविएट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। नहीं तो कुछ और सोर्सेज होते हैं, कहीं पे कोई इनकम पता है हमें कि ये एग्जैम्प्ट इनकम है, एग्जैम्प्ट इनकम कहीं और से आ रही है, दोस्त जितनी चाहे दिखा दोगे ना, मगर उसका उसके पास वो हो, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से। तो दोस्तों उस पे अगर उस एग्जैम्प्ट इनकम से अगर उसने कुछ भी खरीदा, तो क्या होगा, बस आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है मनी ट्रेल। क्या कि ये मेरी इनकम एग्जेम्प्ट थी, उससे मैंने एसेट परचेज किया। बताएं वेल्थ में जब ये एसेट जाएगा, कल अगर इसका सोर्स पूछेंगे तो आपको कोई टेंशन होगी या सेफ है। ठीक है, ये आ रहा है बेटा, रेमिटेंस आ रहा है, आखिरी है ये। ठीक है, और इसके बाद आता है अगर भाई भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, तो दोस्त वहां से अब्बा है भाई है, क्या आ रहे होते हैं, रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस आ रहे होते हैं ये। अब एक लिमिट में 5 मिलियन के करीब लिमिट के अंदर सालाना लग चुकी है, मगर इससे भी आप टोटल सेफ होता है। अगर ये अकाउंट में गिरे तो भी कोई परवाह नहीं है, और इससे आपने एसेट परचेज किया और वो एसेट आपने वेल्थ स्टेटमेंट में दिखा दिया, दोस्त कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपके पास पूरी पीछे पूरा। मगर याद रखिएगा, इसमें एक डॉक्यूमेंट संभाल के रखना है, और वो क्या है, पीआरसी, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो बैंक से लेना होता है। क्योंकि टैक्स वाले रेमिटेंस को कब मानेंगे, जब आपके पास पीआरसी होगा। कहीं से भी आए, कजन हो कोई भी हो, मगर आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो रेमिटेंस की फॉर्म में आ रहे हैं। बात क्लियर हो गई दोस्तों, रेमिटेंस पे सवाल नहीं होगा। ठीक है, मगर फॉरेन से इनकम आ रही है आपकी, वो रेमिटेंस उस तरह नहीं है। आप क्या कर रहे हो, अगर वो रेमिटेंस नहीं है, आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो, आप सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो, वो याद रखिएगा कि इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। वो फिर आपकी रेजिडेंट होने की वजह से, पीआरसी मींस प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये बैंक बता रहा होता है कि फॉरेन करेंसी में इसके पैसे आए, प्रोसीड्स आई, जैसे डॉलर में आया इसके पास $1000, हमने इसको रियलाइज करके
PKR में इतने पैसे दे दिए, वो सर्टिफिकेट जो बैंक देगा ना उसको कहते हैं PRC, प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ओके हो गया भाई भाई? ओके हो गया भाई? ओके भाई, जो इनहेरिटेंस की वैल्यू है, रुक जाओ बेटा, वो आ रहा है उसमें। आगे बढ़ूं बेटा? आगे बढ़ूं, एग्रीकल्चर पे आए, लास्ट पॉइंट उसको डिस्कस करके फिर ब्रेक करते हैं नमाज का, 5 मिनट के अंदर वापस आ जाएंगे। और फिर हम आखिर में फॉर्मेट को डिस्कस। मुझे यहां तक बताएं, आपकी लर्निंग हुई है कि यूजफुल है ये सेशन आपके लिए बेटा? मुझे जरा फ्रेंकली और ऑनेस्टली बताएं, ये चीजें आपके लिए यूजफुल हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दोस्त, मैं एक बात बता दूं सबको, अक्सर लोग क्या कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी आए, हम आपको रिटर्न फाइलिंग सिखाते हैं। वो एक आधे घंटे की टोटल लर्निंग होती है, और जी यहाँ ये एंट्री करनी है, यहाँ ये एंट्री करनी है। यार ये तो क्लर्कों वाला काम है, ये भी मैं सिखाऊंगा आपको, मगर इसकी इसकी वैल्यू कब है? दोस्तों, जब आपकी एंट्री से पहले आपको नॉलेज तो हो। एंट्री करना तो आपको 2 मिनट का बात है कि यार यहाँ पे मैंने देखिए एक्सेल पे सिखा दिया ना, आपको सिखा दिया, फिर आप एंट्री करना 2 मिनट में सीख जाओगे, उसमें है क्या? मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको लॉ सिखा दिया, खुद जाके एंट्री उन्होंने सीख ली। ठीक है? तो वो सिर्फ फाइलिंग ये नहीं है भाई, वो हाफ कुक्ड सर्विस होगी अगर मैं आपको ये चीजें ना सिखाऊं तो। ठीक है? आए जरा एग्रीकल्चर इनकम पे, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा कि फेडरल लॉ के लिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, मगर प्रोविंशियल लॉ के लिए नहीं है। प्रोविंस में ये टैक्सेबल है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फेडरेशन कहता है मैं एग्जेम्प्ट उस वक्त मानूंगा जब तुम सबूत दो कि प्रोविंस को टैक्स पे किया है तुमने। क्रिप्टो इनकम के बारे में, ये इसका टॉपिक इनकम से है बेटा, वेल्थ स्टेटमेंट से नहीं है। ये अलग चीज है, किसी वक्त डिस्कस करूंगा, ये कैपिटल गेन में जाता है। तो जब तक वो मनी की फॉर्म ना आ जाए, शोएब बेटा डिस्कस करेंगे, ये बहुत आगे की बात है। तो एग्जाम्प्ट कब मानेगा? वेल्थ स्टेटमेंट में एग्रीकल्चर तो दिखा रहे हो, मगर पता है क्या करोगे? देखो एग्रीकल्चर तुमने दिखा दिया, उसकी लैंड दिखा दी एग्रीकल्चर की, और कहा जी एग्रीकल्चरल इनकम से ये कमा रहा है। कितने कमा रहा है जी? 2 करोड़ रुपए कमा रहा है। मगर दोस्त, इस 2 करोड़ रुपए पे प्रोविंस को टैक्स देना होता है। थोड़ा सा वो याद रखना, प्रोविंस को टैक्स देना होता है, और अगर तुमने वहां टैक्स नहीं दिया हुआ तो एग्रीकल्चरल इनकम जो एग्जेम्प्ट है ना, इसको ट्रिपल वन कहता है कि नहीं, अब मैं इसको एग्जेम्प्ट नहीं मानता, इसको टैक्स कर देगा। तो अक्सर औकात आप वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम तो ऐड कर देते हो, मगर उसको बताते नहीं हो कि यार तुमने वहां प्रोविंस को टैक्स नहीं दिया, दे दो, कल नोटिस आ सकता है तुझे। तो एग्रीकल्चर इनकम अब उस तरह सेफ नहीं है कि नहीं जी उस पर तो टैक्स नहीं है, प्रोविंस का टैक्स है, और प्रोविंस को टैक्स अगर नहीं दिया होगा तो इनकम टैक्स में टैक्स लग जाएगा। बात समझ आ गई दोस्तों आपको? एग्रीकल्चरल इनकम एग्जैम्प्ट उस वक्त है FBR के लिए, फेडरेशन के लिए, जब जिस सूबे में वो जमीन थी उस सूबे पे आपको इनकम टैक्स देना था, वो दिया हुआ आपने। अभी बेटा 5 मिनट का मैं ब्रेक कर रहा हूँ, जल्दी से मगरिब पढ़ लीजिएगा। अब वापस आएंगे 5 मिनट के बाद, हम इंशाल्लाह अब फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, और ये हमारा लास्ट सेशन होगा, यानी लास्ट पार्ट है आज के सेशन के लिए, कि अब हम देखेंगे कि ये वेल्थ स्टेटमेंट बनती कैसे है, वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, कौन कौन सी चीजें होती हैं वेल्थ के अंदर, कि जब हम एक्चुअल पंचिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा जो हमें सीखना होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी जो हम सीखेंगे। ठीक है? तो 5 मिनट का ब्रेक है, जल्दी जल्दी से मगरिब पढ़ लें।
जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक। अभी हम आखिरी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये जो लास्ट पार्ट है इसमें हम एक्चुअली जो वेल्थ स्टेटमेंट का एक टिपिकल फॉर्मेट है उसको गो थ्रू करेंगे, ताकि हमें जब एक्चुअल पंचिंग करेंगे उस वक्त ये बात समझ आ जाए। ठीक है। वेल्थ स्टेटमेंट में जो बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो टैक्स पेयर का नाम तो वैसे ही ऊपर आप लिख चुके होते हैं, तो ये खुद ब खुद आ जाता है। पहले जो एसेट्स हमें देने होते हैं, ये याद रखिएगा कि जब हम पहली दफा बना रहे हैं तो पीछे कोई वैल्यू नहीं होगी। तो फर्स्ट टाइम जो एसेट्स हम लिखेंगे उसकी यहाँ पे वैल्यू कौन सी देनी है, और उसके बाद जो बाकी डिटेल्स हैं ये देखें, एक जनरल गाइडलाइंस हैं इसमें मौजूद है। एक आध आपका सवाल भी मैंने देखा था, तो आइए ज़रा इसको सबसे पहले गो थ्रू कर लेते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो कि हमें बताए गए हैं खुद उस वेल्थ स्टेटमेंट पे, कि जी इसको कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले आए नंबर वन पॉइंट को गो थ्रू करें, तो क्या लिखा है? इफ द स्पेस प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज फाउंड टू बी इनएडिक्वेट। अब ये उस दौर में जरूरत पड़ती थी जब मैन्युअली हम फाइल करते थे। अब चूंकि ऑनलाइन है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द एसेट शुड बी वैल्यूड। ये देखें भाई, आपका सवाल का जवाब मिल गया। कॉस्ट पे, फेयर मार्केट पे हम नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वेल्थ स्टेटमेंट बनाने के लिए। उसके बाद है इफ एग्जैक्ट फिगर कैन नॉट बी इंसर्टेड इन एस्टिमेट शुड बी मेड और मार्केट क्लियरली। अब देखिए, आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो कि इनहेरिटेंस में आया, उसकी कॉस्ट क्या थी, आपको अगर नहीं पता तो आप एक एस्टिमेट दे देंगे। If balance sheet in respect of any business has been submitted to the department, the only business capital should consist of the net balance on the capital. Current and loan accounts is shown in those balance sheets on specified dates. अब ये बता रहे हैं कि अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है, कोई बिजनेस है, और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो उसको कैसे शो करेंगे? तो कहता है वो बिजनेस कैपिटल है, आपने उसको बिजनेस कैपिटल में वो चीज शो करनी है। यहां पे ये देखें, सेकंड पॉइंट क्या है? वेयर नो बैलेंस शीट हैज बीन सबमिटेड, द असेस शुड लिस्ट ऑन द सेपरेट शीट प्रॉपर। अब वो ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है कि आगे बिजनेस कौन सा है, मगर अब चूंकि वो हर केस में बैलेंस शीट अपीयर हो रही होती है वेल्थ स्टेटमेंट की सूरत में, आपको ये लाजमन लिखना पड़ेगा बिजनेस कैपिटल। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि आपके पास वो जो रिटर्न ही नहीं फाइल होता एओपी का या कंपनी का, जब तक कि बैलेंस शीट ना हो, तो केस वन ही अप्लाई कर रहा होता है, केस टू अब अप्लाई उस तरह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका रिटर्न ही नहीं फाइल होता। तो बैलेंसेस जो होंगे आपको शो करने पड़ेंगे कैपिटल के, कि उसमें आपका कितना अमाउंट है। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट सच एज इरिगेशन पंप्स एंड ट्यूबवेल्स शुड बी डिटेल्ड एट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम अगर आप कमा रहे हो, तो एग्रीकल्चरल इनकम में आपके पास एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स होंगे, भाई वो भी तो देने पड़ेंगे ना। अक्सर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि कल अगर उसको बेच के और वहां से अगर तुम कोई चीज लाओगे, तो बैलेंस शीट आपकी कैसी टैली करेगी, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे टैली करेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि आपके पास 10 रुपए थे, मगर आपने 10 रुपए का एसेट बेच के 12 रुपए का लिया। 2 रुपए कहाँ से आए? एक एसेट से, ऐसे एसेट से जो आपने दिखाया ही नहीं था। तो एग्जैम्प्ट इनकम से रिलेटेड, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड जो उसके एसेट्स होते हैं, ट्रैक्टर है, इरिगेशन के, ये सब आपको दिखाने चाहिए। ठीक है। स्टॉक्स, शेयर्स वगैरह, तो उसकी डिटेल देनी होती है। ठीक है। गिव डिटेल ऑफ द एसेट्स ऑफ स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन, अदर डिपेंडेंट्स एंड स्टेट वेदर सच एसेट्स वर ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन आर द डिपेंडेंट्स एक्वायर्ड बाय देम विद फंड्स प्रोवाइडेड बाय यू। देखिए, वो कह रहा है कि ऐसे एसेट्स बताओ जो आपने उनके नाम पे लिए, या आपने फंड्स दिए और उन्होंने अपने नाम पे उन एसेट्स को लिया। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक किस्म की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होती है। In the case of assets acquired under hire purchase agreement, the total price should be shown under the appropriate head in the asset and the balance amount should be shown as। अब देखिए, मिसाल ले ले, आपने एक एसेट लिया है, और वो एसेट है, मैं मिसाल देता हूं कितना, 10 मिलियन का, मगर 10 मिलियन में से आपने अब तक पे कितना किया? 2 मिलियन। तो कह रहा है कि आप करें क्या कि एसेट को 10 मिलियन पे दिखा दें, मगर 2 मिलियन जो है ना, आपने
उसके लिए पे किए हैं। अब जो आपके पास वो 2 बिलियन थे ना, वो किसी कैश से कम हुए होंगे, किसी और एसेट से कम हुए होंगे, तो इस एसेट में प्लस हो गए। समझिएगा मेरी बात, कि ये में हम करके देखेंगे ना। ये कब करेंगे? जब हम एक्चुअली सेकंड वेल्थ स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। सेकंड वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उस वक्त ये चीजों का ख्याल रखते हैं कि नया एसेट आया तो पुराना गया कौन सा। तो 2 मिलियन का कोई एसेट पड़ा था, वो गया, और उसकी जगह 2 मिलियन यहां आ गए। मगर 8 मिलियन जो इसके साथ हैं वो कहाँ होंगे? 8 मिलियन जो होंगे वो चले जाएंगे आपकी लाइबिलिटीज में। तो कह रहा है कि ये ना करें कि उस एसेट को 2 मिलियन पे दिखा दें। 10 मिलियन का है, 10 मिलियन का दिखाना, बाकी लाइबिलिटी में शो कर दो। ठीक है। और वेदर द स्टेटमेंट इज बीइंग फाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कवर्स मोर देन वन टैक्स ईयर, सेपरेट रिकंसिलिएशन इन वेल्थ एंड रिसोर्सेस एप्लीकेबल शुड बी। अब ये वो स्टेटमेंट है जो किसी को पता भी नहीं है। ये वो चीजें किसी एडवाइजर को नहीं पता आज तक। मैंने जब भी देखा है तो ये अक्सर मैं इसको सिखाता हूं बच्चों को कि दोस्तों, जब आप पहली दफा वेल्थ बना रहे हो, वो जो बीटीएल था, पुराने एसेट्स थे जो आप दिखा रहे हो, तो दोस्त उसकी स्टेटमेंट बना के अगर जमा नहीं कर रहे, क्योंकि ऑनलाइन जमा करने का कोई इसमें अब ऑप्शन नहीं है। पहले तो मैन्युअल होता था ना, तो स्टेटमेंट को नत्थी करके स्टेपल करके हम दे देते थे। मगर अगर ऑनलाइन में नहीं, अपने पास तो रख लो। कल अगर नोटिस आएगा तो क्या करोगे? कल अगर नोटिस आता है तो आपका सारा काम उस वक्त का किया हुआ है जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट बना रहे हो। आई बात समझ? फर्स्ट स्टेटमेंट बनाते वक्त वो जो आपने बनाया ना, कि जी इसके जो मैंने अभी सपोज कर ले 3 करोड़ रुपए की इसकी वेल्थ। अब कल कोई सिस्टम उठाएगा, कहेगा जी वेल्थ तो 3 करोड़ रुपए की है, टैक्स वो दे रहा है 10,000 रुपए। होगा ना? कल कोई तो सिस्टम उठाएगा ना, तो आ जाएगा ऑडिट में। वो आपसे पूछेंगे ट्रिपल वन में कि जी 3 करोड़ रुपए कहाँ से? आप कहेंगे जी मल्टीपल सोर्सेज से। तो मल्टीपल सोर्सेज क्या है? फिर उस वक्त बैठ के आप उन सारे एसेट्स को देखोगे। वो भी परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे। ठीक है मरियम जी बेटा, ये हम ये वाला लेक्चर होगा अवेलेबल। कुछ लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होंगे, मगर ये होगा। सही हो गई बात? समझ आ गई? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर हमसे पूछते हैं लोग, वो था कॉस्ट। कॉस्ट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो, इसके अंदर क्लियरली स्टेटेड है कि आप कॉस्ट पे वैल्यू करोगे, फेयर मार्केट पे नहीं करोगे। ओके हो गया दोस्तों? अब आए, ये फॉर्मेट टिपिकली यही होता है। अच्छा बेटा, ये जरा आप सारे सुन लें कि, बल्कि मैं आपको अभी एक बात बता देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा किया एक बच्चे ने सवाल किया। ये सुन लो बेटा, ये सुन लो बेटा। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सब बच्चों के लिए समझना, कि क्लाइंट जो होता है ना, वो भी बड़ा शाना होता है। शाना, शाना समझते हो? वो आपको भी धोखा दे देता है, आपसे भी सच नहीं बोलता। तो आप अगर एडवाइजर होके भी धोखा खा जाएं, तो ये तो फिर बात नहीं बनती ना। तो इसीलिए एक बात सुनो। सबसे पहली चीज क्या है? वो आपको बोल रहा है सर मेरे पे तो बीटीएल हूँ, मेरे पास तो इनकम पे है ही नहीं। आप कहोगे ठीक है। आप उसे बैंक स्टेटमेंट अगर ले लोगे ना, तो कहानी सारी आगे आ जाती है। वो बैंक स्टेटमेंट देते ही नहीं है पुरानी। तो आपको भी जब कोई बैंक स्टेटमेंट पुरानी ना देना, सर वो तो पुराना अकाउंट था, वो तो मैंने बंद कर दिया, तो ठीक है आप उसका केस ले लोगे, काम करोगे। मगर फिर आप जहां पे भी आपको डाउट हो ना कि यार ये कोई फ्रॉडी किस्म का बंदा है, आम लोग नहीं, आम लोग नहीं, फ्रॉडी किस्म के लोग आए ना, अपना लेटर हेड कभी यूज नहीं करना। अपना लेटर हेड कभी यूज नहीं करना कि आप अपने लेटर हेड पे खत किताबत कर रहे हैं एफबीआर के साथ। नहीं, आप जो भी लिखना होगा उसी के लेटर हेड पे दोगे। जब आपको डाउट पड़ जाए ना कि यार ये फ्रॉडिया बंदा है, ये हो सकता है। देखिए मेरी बात सुने, जो लोग क्राइम से पैसे कमाते हैं, वो मनी लॉन्डर करने के लिए टैक्स में पक्के होते हैं। टैक्स जरूर देते हैं, ताकि वो कहें देखे जी मैं तो इस मुल्क का टैक्स पेयर हूं, देखे जी मैं तो इतना टैक्स देता हूं। तो एक याद रखिएगा दोस्तों, कि जब भी आपको किसी पे शक पड़े ना कि यार इसकी क्लीन मनी नहीं है, नेवर यूज योर ओन लेटर हेड। ठीक है? आप बेशक एडवाइजरी दो, मगर लेटर हेड यूज नहीं करो, उसी का लेटर हेड यूज करो, साइन भी उससे करवाओ। आई बात समझ? मैंने जो आज आपको कहा था ना, मैंने इतनी सारी बातें बेटा आज आपको सिखाई है और सिखाता रहूंगा, जो आपको आगे चल के 10 साल में सीखनी थी। बेटा लेटर हेड किसको कहते हैं? जब आप खत भेजते हो ना टैक्स पेयर की तरफ से, तो आपका ऊपर नाम लिखा होता है, आपका ऊपर लोगो लोगो लिखा होगा। ठीक है? जैसे आपका नाम सादी अहमद है, तो लिखा होगा सादी अहमद एंड एसोसिएट्स, और नीचे आपका साइन हो रहा होगा। ये है बेटा जो मैं कह रहा हूं आप नहीं कीजिएगा।
ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। एक पॉइंट और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरा नोट कीजिएगा। देखिए जब हम कहते हैं जी बीटीएल है, तो बीटीएल का सबूत क्या है आपके पास? देखिए बीटीएल के लिए थोड़ा सा ना एक इवैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा। और वो क्या है? वो ये है कि दोस्तों जब आप कहेंगे ना बीटीएल, तो प्लीज एक बात नोट करें कि वो बंदा अब तक बीटीएल तो बोल रहा है, मगर टैक्स पेयर है कि नहीं है। यानी आपके पास भी क्लैरिटी हो गई, आपने कहा हाँ ये नहीं है टैक्स पेयर। मैं आपसे पूछता हूं कि किसी इनकम टैक्स पर्पस के लिए किसी भी बंदे पे रजिस्ट्रेशन कब लाजिम आती है? सेल्स टैक्स पर्पस के लिए मैंने देखा है अक्सर लोग बिल्कुल क्लियर होते हैं। वो कहते हैं सर सेल्स टैक्स में कौन रजिस्टर्ड है? मैन्युफैक्चरर, एक्सेप्ट जब वो कॉटेज इंडस्ट्री हो। नंबर टू रिटेलर, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का के बेसिस पे ना करता हो। नंबर थ्री डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, और जो मिडल मैन होता है। फिर उसके बाद आता है जी वो एक्सपोर्टर आता है जी। तो ये तो क्लियर होते हैं, मगर इनकम टैक्स में आपसे पूछता हूं, आपने कैफ पढ़ा है? क्योंकि आपके कोर्स में है ही नहीं ये चीज। तो मैंने इसीलिए आपको एक बुनियादी बात बतानी है, वेदर योर क्लाइंट वॉज लायबल टू बी रजिस्टर्ड प्रीवियसली और नॉट। ये फैसला आप कब करोगे? जब आपको पता होगा इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन लाजिम कब बनती है। तो इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन लाजिम कब बनती है? मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको इस किस्म की नॉलेज देता रहूंगा। किस चैनल के थ्रू कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा? मैंने एक वीडियो बना के डाल दी है और ग्रुप पे शेयर भी की थी। और मगर चूंकि इतने बड़े ग्रुप्स हैं कि कुछ लोग बच्चे देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते, तो मैं बार बार वो चीजें आपकी नॉलेज में लाऊंगा। तो उसमें मैंने एक इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन पे एक वीडियो बनाई है। मैं इसका ग्रुप में लिंक भी शेयर करूंगा। और इसमें जो नॉलेज बेस्ड छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे प्रैक्टिकल, तो इसको मैं आपके लिए लाऊंगा। किस चैनल पे? इसका मैंने आपको बताया था क्या नाम रखा है मैंने। दो चैनल यूज करेंगे ना हम यूट्यूब के, जिसके थ्रू आप तक ये चीजें आती रहेंगी। ये जो लेक्चर्स हैं वो आएंगे बेटा एसटीटी सॉल्यूशंस के पेज पे। ठीक है, लेक्चर्स होंगे एसटीटी सॉल्यूशंस। सीए कॉलेज है जो हमारा, एसटीडी सॉल्यूशंस, इसके पेज पे। ठीक है, ये आएगा, लेक्चर्स इस पे होंगे स्क्रीन। ठीक है बेटा। जी बेटा आप बताइएगा, आपके पास आवाज स्क्रीन सब ठीक है? ओके बेटा। तो अब जैसे बेटा मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो जो नॉलेज बेस्ड होती है ना, जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको मैं क्या करूँगा, उस पर अलग से प्रोफेशनल किस्म की वीडियोस बना के और आपको अवेलेबल कर दूंगा इस चैनल पे, द टेक्समैन शो। ठीक है, ये दो चैनल हैं बेटा जो आपकी इंशाल्लाह प्रोफेशन को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ये है द टेक्समैन शो। ठीक है, इस पे आपको जो है ये जरा देख लें। इस पे जाएं तो एक वीडियो है जिसका टाइटल थोड़ा डिफरेंट है, मगर वो है बेटा क्विक बुक भी इसी तरीके से होगा बेटा। क्विक बुक होगा, आपकी जो है वो पावर बीआई, आपकी सारी चीजें जो होंगी बेटा इसी तरीके से हम इन दो चैनल्स पे अपलोड किया करेंगे। लेक्चर यहाँ होगा और एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो यहाँ पे होगी। तो प्लीज जाएं और जाके जरूर द टेक्समैन शो के चैनल पे देखें। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन पे एक मैंने वीडियो बनाई है, उसका टाइटल जो है वो इस तरह है कि आपके बिजनेस को कौन सी चीज डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। उसको आपको देखना होगा जी बेटा, सर्टिफिकेट मिलेगा दोनों का। तो आपने उस पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? कि भाई हाँ ये वाकई बीटीएल है। हाँ जी, इस पे रजिस्ट्रेशन लाजिम नहीं बनती थी, क्योंकि आपने उसको पढ़ लिया। हो सकता है कि इनकम की वजह से रजिस्ट्रेशन ना बनती हो, किसी और चीज से बनती हो, तो आपको क्राइटेरिया तो पता हो ना। तो इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया बेटा डिटेल में इस वीडियो में मौजूद है। ओके हो गई बात? तो चैनल के लिए बच्चे ने सवाल पूछा, मैंने कहा दोनों चैनल बता देता हूँ, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। द टेक्समैन शो जो है ये भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा, इन चीजों को देखते रहें। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो क्या था कि जब एसेट्स इसमें डिक्लेयर्ड होंगे तो किस तरीके से होंगे, ये देखें। सबसे पहले आ रहा है एसेट्स में से कौन सी? ये है इमूवेबल एसेट्स।
इमूवेबल एसेट्स में फर्स्ट कैटेगरी देखिए क्या है, बिजनेस कैपिटल की आ रही है। बिजनेस कैपिटल का क्या मतलब है, ये बात समझने की है दोस्तों। ये एक बंदा कहता है जी मैंने ये दुकान लगाई है, अच्छा जी क्या है, पार्टनरशिप में, जी पार्टनरशिप में, तो उसका हिस्सा कितना है, उसने पैसे कितने लगाए, उसका स्टॉक क्या है, जी बेटा ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों आप बिजनेस कैपिटल में इंडिकेट बिजनेस नेम, तो अगर उसका सोल प्रोप्राइटरशिप है वो भी बताओगे, अगर पार्टनरशिप है वो भी बताओगे, और आगे आप लिख देंगे अमाउंट। ठीक है बेटा, अमाउंट लिख दोगे। जी बेटा ये एक फॉर्मेट है, ये मैं आपसे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा बेटा, ये मैं आपसे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आजकल ये चीज़ें इसलिए अवेलेबल नहीं हैं, किसी को नहीं मिलती, क्योंकि वो लोग जो है ना ऑनलाइन, जो है चूंकि आयरिस में ऑनलाइन हो चुका है, मगर चूंकि ऑब्वियसली मेरे पहले भी काम किया है तो मुझे पता है कि ये चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल हैं। तो वहां से मैंने चीज़ इसको लेके आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर्मेट यही होगा बेटा, कि आप इन्हीं चीज़ों को फिल कर रहे होंगे। आगे बढ़ूं बेटा, तो पहली चीज़ क्या है, आप बताएंगे बिजनेस कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि पैसे आपने बिजनेस में कितने इन्वेस्ट किए हुए थे। उसके बाद आता है नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, आपकी वो प्रॉपर्टी जो कि नॉन एग्रीकल्चर है, इसमें आपका घर आ गया, बाकी प्रॉपर्टीज आ गई, और उसकी स्पेसिफिकेशन देख लें, सारी यहाँ पे मौजूद है। समटाइम्स एग्जैक्ट जैसे आपको पहले गाइडेंस दी गई है, इसी वेल्थ स्टेटमेंट के एंड पे गाइडेंस क्या दी गई है कि अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो एस्टिमेशन भी आप दे सकते हो। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो एग्रीकल्चरल इनकम भी होगी, और वो इनकम जब दिखाओगे तो एग्जाम्प्ट के कॉलम में दिखाओगे। मगर बेटा वो जो एग्जाम्प्ट के कॉलम में जाएगा ना, तो याद रखना तभी एग्जाम्प्ट माना जाएगा जब एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स भी पे किया गया हो प्रोविंस को। ओके हो गई बात ये दोस्त, ओके हो गई बात। एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर किसी की है जरूर दिखाओ। एक बात बता दूं, अभी एग्रीकल्चरल इनकम बजाते खुद, सुनना, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बजाते खुद एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस बनती जा रही है। टैक्स एडवाइजरी का नया फ्यूचर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पे अब थोड़ी ज्यादा फोकस आ रहा है। इस पे रेट कम हुआ करते थे, आज के दिन भी इसके रेट कम है आम एग्रीकल्चर से, मगर वर्ल्ड बैंक और बाकी जो है डोनर एजेंसीज ने कहा है नहीं, एग्रीकल्चर को भी उसी रेट से टैक्स किया जाए। तो जैसे जैसे और ऑनलाइन उसके भी प्रोसेसेस होंगे, तो आप देखेंगे सारे एग्रीकल्चरलिस्ट ये भी रिटर्न फाइल करने की तरफ आएंगे। और बता रहा हूं अगले एक साल के अंदर ये एक बहुत बड़ी एडवाइजरी बन जाएगी। आप में से वो बच्चे जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को समझेंगे ना दोस्त, तो उसका भी मैं एक सेशन दे दूंगा आपको, वो एक जबरदस्त अमाउंट कमा सकते हैं। रिटर्न तो ऐसे ही बनेगा ना जैसे ये इनकम टैक्स का बन रहा होता है, क्योंकि अब पहले दौर में क्या होता था, वो सिर्फ वो आपने कहा ना जो एक पटवारी आता है, ये पटवारी जो होगा वो सारी चीजें देखता है। बेटा अब प्रोसेस चेंज हो रहा है, अब प्रोसेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास देख लो कितनी अपॉर्चुनिटी है टैक्स में यार, कितनी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग परेशान बैठे होते हो कि यार मैंने ये नहीं हुआ तो क्या करूंगा। ओ भाई अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक बड़ी अमाउंट कमा सकते हो इस एडवाइजरी से। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा भी फिर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद आप देते हो मूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल, इसमें एक्सेप्ट इमूवेबल पोर्शन। इसका मतलब क्या है कि जी मूवेबल प्रॉपर्टी में आपने वो जो मशीन होगी, गाड़ियां होंगी, बिजनेस कैपिटल हो वो बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सारी की सारी बिजनेस की डिटेल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बंदा अगर बिजनेस पर्सन है तो उसकी सारी डिटेल इसमें आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपकी पर्टिकुलर्स आ रहे हैं इस चीज के, इन्वेस्टमेंट के। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के कॉलम में हम क्या बताते हैं, इन्वेस्टमेंट में हम बताते हैं स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, यूनिट सर्टिफिकेट्स, अदर सर्टिफिकेट्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग्स स्कीम, मॉर्गेज लोन, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देंगे लोन्स एंड एडवांसेस, मगर कौन से लोन्स एंड एडवांसेस, जो डेटर्स वाले हैं। इसका मतलब क्या है, वो आपके एसेट साइड पे हैं, एसेट्स।
ठीक है, इसका मतलब जो लोन आपने दिया, जो एडवांस आपने दिया, उसकी बात हो रही है। मोटर व्हीकल, अगर आप यहां देखें तो उसकी मॉडल, इंजन कैपेसिटी सब दिया गया है। इस पे याद रखिएगा कि मोटर व्हीकल से रिलेटेड फिर टैक्सेस भी होते हैं। जो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त इनकम टैक्स पे किया जाता है, सालाना टैक्स, वो 5 साल तक इनकम टैक्स पे करना होता है। यहाँ आप मोटर व्हीकल तो दे दोगे, मगर आपने ख्याल रखना है कि जी उसके टैक्सेस एप्लीकेबल जो थे वो पे हो चुके हैं। ज्वेलरी आ गया। क्यों ज्वेलरी अलग करके लिख रहा है? चालाकी देख रहे हो उसकी? क्योंकि उसको पता है कि मैंने इधर नजर रखनी है, क्योंकि इस पे गेन आएगा, ये दिखाएगा ना डिस्पोजल, और इनकम में नहीं दिखाएगा, वो टैक्स नहीं देगा। तो मैं कहूंगा अच्छा, पिछले साल तुम्हारी ज्वेलरी थी 4 करोड़ की, अब 1 करोड़ की रह गई, तो 3 करोड़ कहाँ गई? आप कहोगे जी बेच दी। अच्छा जी, तो गेन कितना हुआ? दो उस पे टैक्स। ठीक है। फर्नीचर, फिटिंग्स, ये रेजिडेंस की डिटेल देनी पड़ती है बेटा। बस ये लास्ट पॉइंट है बेटा, हम अगली क्लास पे नहीं छोड़ सकते। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर्स होंगे किस चीज के दोस्त? कैश, बैंक बैलेंस। ठीक है, नॉन बिजनेस कैश आपके पास है। यहां आपको आके जो बैंक बैलेंस होगा ना, वो पूछना नहीं होता दोस्त। वो आपने उससे जो वेल्थ बैंक स्टेटमेंट ली है, वो लेते ही इसलिए हैं ताकि आप यहां से उसका बैलेंस उठा सको। अलबत्ता कैश इन हैंड, वो देखें, कैश इन हैंड के बारे में एक बेसिक रूल बता दूं दोस्तों। कैश इन हैंड कभी भी इतना ना दिखाना जितना आम लोग अपने घर पे रखते नहीं है, वहां से शक क्रिएट हो जाएगा। अब आमतौर पे 4, 5, 3 लाख रुपए तो लोग रख लेते हैं। आपने कहा जी नहीं, 2 करोड़ रुपए घर पे पड़े। ओ भाई, कैश कौन रखता है इतना? घर में इतना कैश रखना क्या है, रिस्की है। तो इसका मतलब क्या है, वहीं से शक क्रिएट हो जाएगा कि ये इसकी फेक बनी हुई है। इसने जो बनाया है ना, ये सिर्फ फेक बनाया है, क्योंकि कैश को ट्रेस कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो कैश इन हैंड रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। और एनी अदर एसेट है तो आपने वो यहां पे दे देना है। ठीक है। एसेट्स इफ एनी स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ द स्पाउस, ये आ गया स्पाउस 13 नंबर पे। वो एसेट्स जो कि स्पाउस डिपेंडेंट्स के नाम पे रखे होते हैं, टोटल एसेट्स हो गए। अब टोटल लाइबिलिटीज आएंगी बेटा। ये बस वेल्थ स्टेटमेंट इसी को कहते हैं बेटा। लाइबिलिटीज आप देंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स थे। सपोज कर लें कि 4 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स बनते हैं, 1 करोड़ की आपकी टोटल लाइबिलिटी बनती है। तो टोटल में से जब आप क्या करेंगे, आप अब लास्ट, आप लास्ट पॉइंट सुन लो, अगले अगले जब सेशन आएगा ना, जब सेकंड वेल्थ बनाना सीखेंगे दोस्तों। आपके पास 3 करोड़ रुपए की या 4 करोड़ रुपए की वेल्थ यानी एसेट बन गए। आप 1 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी, कितना आ गया? 3। वो जो 3 करोड़ है वो नेट वेल्थ कहलाएगा, नेट वेल्थ हो जाएगी। ठीक है, बस यहां तक आज का सेशन था। मगर जो अगला सेशन होगा उसके बारे में एक बात बता दूं, और वो क्या है? वो ये है कि आपको जब 1 साल गुजरा, वो 3 करोड़ रुपए आपकी नेटवर्थ थी। अगले साल आपकी इनकम आई है 1 करोड़ रुपए की, सपोज कर लो उसमें से कहीं गई नहीं, वही 1 करोड़ रुपए आपके पास पड़े रहे, कोई खर्चा नहीं हुआ। तो आपकी वेल्थ इंक्रीज कितने से करेगी? बाय 1 करोड़। तो हम क्या करेंगे, अब एक और स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे जिसको कहते हैं वेल्थ रिकॉन, वेल्थ रिकंसिलिएशन। तो इसका मतलब है आपको 3 डॉक्यूमेंट बनाना सीखना पड़ेगा अगर आप टैक्स एडवाइजरी करना चाहते हो तो। एक रिटर्न, एक वेल्थ स्टेटमेंट, और एक वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब वेल्थ रिकॉन बनाने के लिए सेकंड स्टेटमेंट आनी चाहिए। आज हमने फॉर्मेट को देखा और कुछ प्रिंसिपल सीखे। अब हमारा जो अगला सेशन होगा उसका ताल्लुक ऑनलाइन फाइलिंग से होगा। उसके अंदर जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों को एक केस हम बना के उसके लिए जो है वो देखेंगे भी कि कौन से कॉलम में कौन सी चीज़ पुट इन की जाती है। होप के बेटा सेशन आपके लिए यूजफुल था। और जो आपने ये मैसेजेस किए हैं इज्जत के, प्यार के, मोहब्बत के, बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही आपके लिए जो जज्बा है मेरा भी, कि आपके लिए भी इज्जत, प्यार और मोहब्बत है, और बहुत बहुत दुआएं आप सारे बच्चों के लिए। और इस सेशन को मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसको अपलोड करा दूं, ताकि वो बच्चे जो अटेंड नहीं कर पाते लाइव, उनके लिए बेटा ये चीज़ सामने आ जाए। उम्मीद है कि जो कुछ आज आपने सीखा उसको आप रिटेन करोगे, उस पर अमल करोगे। ठीक है, और ये चीज इंशाल्लाह आपको जब फायदा देगी ना, तो हम उस वक्त ऐसे खुश होंगे, ठीक है, कि जैसे आपके बेटा, जो आपके अब्बा खुश होते हैं ना, हमारी वो खुशी होगी। तो दोस्तों खुश रहो, आबाद रहो,
अब हम तीसरे सेशन को करेंगे अगले संडे पे, मगर उससे पहले एक सेशन आएगा हमारा लास्ट अनाउंसमेंट, मैंने कहा था मैं एंड पे करूंगा। अब सर हसन अब्सार जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत जबरदस्त, हसन को आप जब सुनोगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी चीज है हसन। हसन अब्सार बेटा एआई का एक बहुत बड़ी लेवल का एक्सपर्ट है। ठीक है, जर्मनी से उसने मास्टर्स किया हुआ है। वो नेक्स्ट बिग थिंग है बेटा। और उसकी मेहरबानी के विदाउट चार्जिंग एनीथिंग वो आपको ये सेशंस देने जा रहा है, क्विक बुक के वो सेशंस देने जा रहा है आपको, पावर बीआई के, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग बेटा वो आपके लिए आ रहा है। और आपको एआई के वो स्किल सिखा देगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा देगा बेटा, ताकि आप सारे बच्चे सिर्फ अब काम नहीं, इस दौर का काम सीखो, काम नहीं इस दौर का काम सीखो बेटा। तो आपके लिए सरसन का जो सेशन होगा, याद रखिएगा जो ग्रुप बने हुए हैं ना हमारा, वो सेंट्रल पॉइंट है कांटेक्ट का। कौन से ग्रुप बने हुए हैं? वो जो 7 ग्रुप हमारे हैं ना, इन ग्रुपों में रहना। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहा है और उसको नहीं पता इन ग्रुप्स का, तो प्लीज वो ये बात सुन ले। ये मेरा नंबर है बेटा, इस पे आप मुझसे ही राब्ता कर लें, 0332213087। ये मेरा पर्सनल नंबर है। मैं आपके साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा इसके अलावा आपके साथ जो है वो पूरी जो एसटीडी सॉल्यूशन है, आप एक काम करें, एसटीडी सॉल्यूशन को का गूगल करें, ऑफिशियल नंबर निकालें बेटा, वहां से जो नंबर होगा वो भी अवेलेबल है। एंटायर इदारा आपको सर्व करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आपके जो भी बेटा क्वेश्चंस अगर थे, देखें क्वेश्चंस हमने 1 घंटे के बजाय 2 घंटे लगा दिए। 1 घंटे का टाइम था ना आपके लिए, मैंने 2 लगा दिए बेटा, 1 घंटा और दे दूंगा, टेंशन नहीं लो, सीखना चाहते हो मैं अवेलेबल हूँ। जिसके भी क्वेरीज है मैसेज करना शुरू कर दो। ठीक है, मैं 5-10 मिनट का अभी ब्रेक करूंगा, उसके बाद आपकी पर्सनली क्वेरीज को हैंडल करूंगा। राना साहब आपका क्वेश्चन जो भी है प्लीज इसको लिख लो, मुझे डायरेक्ट नंबर पे आ जाओ मेरा बेटा, मैं आपको अभी हल करता हूँ, कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह अनआंसर्ड नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सी ए रिपीटर टेक्स्ट क्लास फॉर बेटा, बासित आप मुझे मैसेज करो बेटा। ये अच्छा जी, वेल्थ स्टेटमेंट रिलेटेड मटेरियल भाई जो लाहौर में, ओहो अच्छा जी, दूर पर ये यार, ये तो मैसेज जो बॉर्डर वाला मैसेज आया ना यार, ये तो मुझे दोबारा करो यार, पर्सनल मैंने पढ़ नहीं पाया, मुझे मैं पर्सनल करो मैसेज। मैं कहता है जी बॉर्डर से मैं क्लास ले रहा हूँ आपका, तो मैं सही नहीं पढ़ पाया, ऊपर चला गया। भाई जिस इसका भी कोई क्वेरी थी मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं भी आपको 5-10 मिनट का ब्रेक करूंगा, चाय पी के आपके सेशन क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करूंगा। सर हसन अफसार का सेशन जो पावर बीआई, क्विक बुक और आपकी जो है एआई की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और अदर स्किल्स पे है, वो एक नहीं मल्टीपल सेशंस होंगे सर हसन। अब आपके पास आप उसका सेशन अब आपको अनाउंस हो जाएगा जल्द ही। मैं आपको ग्रुप पे इंफॉर्म कर दूंगा, और एसटीडी सॉल्यूशन के आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर लो ताकि आपको वक्त पे पता चल जाए। और बेटा लव यू ऑल बेटा, बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार मोहब्बत इज्जत का। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपको कामयाबी दे, आपको बहुत बहुत आगे ले जाए। और बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। मैं इंशाल्लाह अब आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, और नेक्स्ट संडे पे हम इंशाल्लाह आयरिस सॉफ्टवेयर ओपन करके फाइलिंग की पंचिंग सीखेंगे इंशाल्लाह। जजाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज।